नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी शरद मुदगल जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नागपुर दंगे मामले में एक्शन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा दंगाइयों से करेंगे नुकसान की भरपाई, जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के उत्पीड़न पर प्रस्ताव पास कर हिंदुओं की सुरक्षा की उठाई मांग। यूएन से हस्तक्षेप की अपील। कहा कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बनाकर अस्थिरता फैलाने का कर रही हैं प्रयास। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता में दिखी दरार। चेन्नई में सीएम एम.के. स्टालिन की बैठक से ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने बनाई दूरी। भाजपा ने भी काले झंडे दिखाकर किया विरोध। भाजपा ने कहा अपनी कुशासन को छिपाने के लिए हो रही है बैठक। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली और नोएडा में ली तलाशी। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है आरोप। और इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से होगा शुरू। प्रतियोगिता के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हिंसा वाले इलाके का दौरा कर सकते हैं। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के कई एक हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थीं। यह हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक का इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है नागपुर में हुई हिंसा के मामले में प्रेस वार्ता की है और मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 12 नाबालिग हैं। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि नागपुर हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है दंगाइयों से ही उसकी वसूली की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि दंगे में जिन पीड़ित परिवारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उसे 3 से 4 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर
वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया है और उनकी सुरक्षा की मांग की। आरएसएस ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। ये स्पष्ट रूप से मानवाधिकार हनन का गंभीर विषय है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश में वर्तमान तख्तापलट के समय मठ, मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों पर हमले, मूर्तियों का अनादर, नृशंस हत्याएं, संपत्ति की लूट, महिलाओं के अपहरण और अत्याचार जैसी मतांतरण जैसी कई एक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की आबादी की संख्या लगातार घट रही है। हिंदू समाज के सामने आज अस्तित्व का संकट है। खास तौर पर पिछले वर्ष की हिंसा और घृणा को जिस तरह से सरकारी और संस्थागत समर्थन मिला वो गंभीर चिंता का विषय है। संघ चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर से मिले, व्यापारियों से मिले, औद्योगिक जगत के लोगों से मिले, किसानों से, विधायकों से, सांसदों से, निगम पार्षदों से, युवाओं से, झुग्गी के लोगों से, डॉक्टर्स, सीएज, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे नगर निगम के एम्प्लॉइज अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इन सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। और दिल्ली की जनता के बजट में कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से अछूता ना रहे, इसका ध्यान हमने रखा। हमारी सरकार दिल्ली वासियों की भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद करती है और इतने बड़े पैमाने पे जो उनके सुझाव हमें मिले उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और दिल्ली वासियों का ये बजट जो जनता का बजट है, एक सकारात्मक परिणाम इस सबसे मिलने वाला है। हमने विकसित दिल्ली बजट में दिल्ली वासियों से प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता भी दी है और उनकी अपेक्षाओं का ध्यान भी रखा है। और इस सारे बजट में ये ध्यान दिया गया है कि जो साधारण नागरिक है और उसकी जरूरतों का हम ध्यान रखें। विशेष रूप से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति, बरसात में जल का जो भराव हो जाता है उससे जो समस्याएं होती है उसका निदान, वायु प्रदूषण पे नियंत्रण, यमुना की सफाई, शिक्षा का बेहतर स्तर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचों के विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित दिल्ली का स्वप्न है, विकसित दिल्ली का जो उनका विजन है, उसको पूरा करने की दिशा में हर एक्सपेक्ट को ध्यान रखा जाए। ये 27 साल बाद दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसका पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन
को आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करने की दिशा में रहेगा। और ये जो बजट है, जिसे मैं कहूं कि दिल्ली का विकास और खीर की मिठास, तो खीर सेरेमनी के साथ हम शुरू करेंगे। सोमवार को सुबह 9 बजे दिल्ली विधानसभा परिसर में खीर सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। जितने भी वर्ग इस दिल्ली सरकार के बजट से जुड़ने वाले हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे, उनका मुंह मीठा कराएंगे खीर से। आप सभी का भी उसमें खीर से मुंह मीठा कराया जाएगा और उसके बाद हम बजट सेशन की शुरुआत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट दिल्ली की जनता का बजट आएगा वो सबको पसंद आएगा और दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास में ये एक माइलस्टोन होगा और डबल इंजन की सरकार का काम आपको यहां से नेक्स्ट गियर में होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रेस वार्ता देख रहे थे। उन्होंने आने वाले दिल्ली के बजट पर बात की। उन्होंने दिल्ली के बजट को सकारात्मक बताया, किस प्रकार से उसकी जो तमाम खूबियां हैं उस पर बात की। उन्होंने कहा किस प्रकार से इससे आम जन को लाभ होने वाला है, महिलाओं को लाभ होने वाला है और विकसित दिल्ली का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरह से ये बजट उसकी पूर्ति करता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के इम्फाल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में न्यायमूर्ति BR गवई, सूर्यकांत, विक्रमनाथ एवं सुंदरेश, KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर शामिल हैं। ये सभी लोग राहत शिविरों का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए विधिक सहायता क्लिनिकों की भी शुरुआत की जाएगी। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को आवश्यक राहत सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। विधिक सेवा शिविर IDP को सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन, रोजगार योजना और पहचान के दस्तावेज जैसे लाभों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। 3 अन्य राज्यों के नेताओं ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन से अपने अपने राज्यों में पड़ने वाले प्रभाव गिनाए। JAC की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की गई। साथ ही साथ 1971 की जनगणना को अगले 25 वर्षों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बनाने की मांग की गई है। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन, तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने हिस्सा लिया। ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के विपक्षी दल YSR कांग्रेस की ओर से भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। Delimitation meeting went on very well. It is a good beginning and we'll all join together to save the federal structure and the constitution of this country. Telangana Chief Minister has invited and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has accepted. और बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है।
ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार विकसित बिहार। इस अवसर पर पूरे राज्य में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जबकि विभागों की प्रदर्शनी को 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है, जो 26 मार्च तक चलेगी। गांधी मैदान में बिहार सरकार के लगभग 40 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज सुबह ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का उद्घाटन विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने किया और साथ ही साथ बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। बिहार दिवस 2025 की पूरे बिहार वासियों को और देश में जो बिहार से बाहर रह रहे हैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा साल होगा, जो आने वाला हमारा 5 वर्ष, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और आने वाला 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहाँ तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें और ग्रामीण कार्य विभाग उस पर कार्यरत है। और जब वर्ल्ड बैंक का एक रिव्यू है, वर्ल्ड बैंक ने अपने कहा है कि जब तक 10 से 20% अगर हम रोड डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो 5 से 6% हमारा पॉवर्टी लेवल कम होता है और इसी को ध्यान में रखकर नेता हमेशा ग्रामीण कार्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बिहार दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग 30,000 लोग शामिल हुए। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार की सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध धर्म के माध्यम से बिहार और श्रीलंका के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की जनता को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। तो बिहार दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा ये प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और दुनिया भर में आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा। इस साल अर्थ आवर की थीम द पावर ऑफ नेचर रखी गई है, जो हमें प्रकृति की ताकत और उसके संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग, संस्थान और बड़े बड़े स्मारक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें और बिजली से चलने वाले उपकरण बंद कर देते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत में कई बड़े शहरों और प्रतिष्ठित इमारतों में अर्थ आवर के दौरान लाइटें बंद रखने की योजना बनाई गई है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें इस पहल में शामिल होंगी। पर्यावरण कार्यकर्ता और संगठनों ने लोगों से अपील की है कि वे इस पहल का हिस्सा बने और प्रकृति को बचाने की दिशा में अपना योगदान दें।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के लिए 14 विधायकों को एमसीडी में मनोनीत किया है। इन 14 विधायकों में भाजपा के 11 और आम आदमी पार्टी के 3 विधायक शामिल हैं। मनोनीत विधायक अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर पद के चुनाव में मतदान करेंगे। आपको बता दें कि पार्षदों के अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सदस्य, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 मनोनीत विधायक दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर के लिए होने वाले चुनाव में मतदान करते हैं। बात करें खेलों की तो इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। खास बात यह है कि ये दोनों टीम 2008 के बाद पहली बार आईपीएल का ओपनिंग मैच खेलने जा रही हैं। प्रतियोगिता के पहले संस्करण का ओपनिंग मैच भी इन दोनों ही टीमों के बीच खेला गया था। 2025 खो-खो वर्ल्ड कप की सफलता के बाद अब इस पारंपरिक भारतीय खेल को वैश्विक मंच पर ले जाने की पूरी तैयारी है। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने बताया कि 2025 वर्ल्ड कप की सफलता के बाद उनका लक्ष्य अब 2030 एशियन गेम्स और 2032 ओलंपिक में खो-खो को शामिल करना है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने सुधांशु मित्तल से विशेष बातचीत की, वो सुनिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुधांशु मित्तल, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन खो-खो फेडरेशन के और इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन के भी। सबसे पहले तो ये बताइए, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स का इंडिया ने बिड कर दिया है और खो-खो भारत का खेल है। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में खो-खो? एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम होंगे। हाँ, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करिए। उसका कारण ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है, उनके सामने हमने बड़े इलैबोरेट प्रेजेंटेशंस कर रखी हैं। अब की बात जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ से उनके प्रतिनिधि भी आए थे, देख चुके हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की तरफ से हमें कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप करने का जो है हमें इजाज़त मिलेगी। तो हम तो अभी से उसके लिए तैयार हैं। तो खो-खो जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में तो होगा ही होगा। इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ वो शानदार रहा, विजय भी हुआ, तो उस पर सोने पे सुहागा है। लेकिन जैसे हम ओलंपिक की बात करते हैं, अभी मेरे ख्याल से 50 के करीब आपके मेंबर्स हैं। 55 देशों में खो-खो खेला जाता है और हमारा दृढ़ संकल्प है कि इस साल के अंत तक हमें 90 देशों तक इसको लेके जाना है। ब्रिस्बेन ओलंपिक्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपको हम लोग उसके बाद हमारे यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक्स आए। एक तरह से ये ओलंपिक्स जो है वो सील ऑफ अप्रूवल है, हम कह सकते हैं ना। तो खो-खो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम्स और उसके साथ साथ ओलंपिक। हाँ, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जो है किसी भी खेल के लिए वो ओलंपिक खेल होता है जी। तो वहाँ पे जाना एक बड़ी उपलब्धि है और हिंदुस्तान का कोई खेल अभी तक वहाँ जा नहीं पाया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय खो-खो फेडरेशन ने खो-खो को फैलाया है वो देखने वाले बात है। इंटरनेशनल लेके जाना है, इट्स पैसा लगता है, वो फाइनेंस लगता है। तो क्या आप लोग इंटरनेशनली जो कंपनीज हैं उनसे बात कर रहे हैं कि इसको आगे लेके जाए एज अ प्रोफेशनल तरीके से? बिल्कुल, बहुत ही हम लोग जो है प्रोफेशनल तरीके से खो-खो को ग्लोबली प्रमोट कर रहे हैं। तो इस समय सारे महाद्वीप जो हैं वहाँ पे खो-खो की ग्लोबल चैंपियनशिप जो होने वाली है, उसको देखते हुए खो-खो फैलेगा, विस्तार से फैलेगा, मतलब बड़ी गति से विस्तार होगा उसका। और हम भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम खो-खो को देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब भारत का गेम खो-खो खासतौर से अगर 2032 का जो ब्रिस्बेन ओलंपिक्स में वहाँ पे हो तो उसमें वो 4 चांद लगा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रेसिडेंट खो-खो फेडरेशन के सुधांशु मित्तल। तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आपको बता दें कि महान मुक्केबाज पूर्व हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया। उनके परिवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि की। वो 76 वर्ष के थे। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से मशहूर फोरमैन ने 1960 के दशक से अपने करियर की शुरुआत की थी और ओलंपिक में स्वर्ण पदक सहित कई खिताब जीते थे। वे 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। फोरमैन ने मुक्केबाजी के 81 मुकाबले खेले, इसमें से 76 में जीत हासिल की थी। इनमें से भी 68 मैच उन्होंने नॉकआउट से जीते। सिर्फ 5 मैचों में उन्हें हार मिली।
फोरमैन ने 1968 मैक्सिको ओलंपिक में हैवीवेट श्रेणी में स्वर्ण पदक भी जीता था। फोरमैन ने 1973 में अपना पहला विश्व खिताब जीता और 1994 में 45 वर्ष की आयु में दोबारा ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 1997 में बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। वो फैंस के एक चहेते मुक्केबाजों में से एक रहे। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।